स्वागत है आप सभी का कंट्रोल रूम में और आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। वो जानता था कि उसके जिद के आगे दुनिया झुक तो जाएगी, लेकिन उसके मोहब्बत को सम्मान नहीं मिलेगा। दुनिया के ताने सहकर दोनों एक डोर में बंध गए, लेकिन 9 महीने बाद यानी 15 दिन पहले दोनों के सामने एक नई मुसीबत खड़ी हो गई और दोनों जेल चले गए। ये कहानी औरैया के किन्नर सोनी और शशांक की है। नौ महीने की लव स्टोरी। प्यार, पैसा और फ्रॉड की कहानी। एक अद्भुत प्यार की ये स्टोरी है जिसमें दुनिया से लड़कर आजाद जिंदगी जीने की कहानी है, लेकिन इसमें फ्रॉड की भी एक अलग स्टोरी चल रही थी। उसकी मुलाकात एक रामलीला में हुई थी। मुलाकात के बाद बात आगे बढ़ी और दोनों का मिलना जुलना बढ़ गया। एक पल एक दूसरे से दूर रहना अब दोनों के बस की बात नहीं थी। एक साथ जीने की तमन्ना लिए वो कानपुर और औरैया के बीच में घूमते रहे। फिर एक दिन दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया और एक हो गए। घर वाले दोनों की शादी के खिलाफ थे, लेकिन कहते हैं ना, जब प्यार पर पहरा बढ़ता है तो प्यार और भी गहरा हो जाता है। और इन दोनों के साथ भी वैसा ही हुआ। शशांक और सोनी ने अग्नि के 7 फेरे लिए, धूमधाम से शादी भी हुई। जब ये शादी हो रही थी तो उस वक्त आसपास के लोग भी हैरान थे। लड़के के पिता को ताना मारते थे और पिता बेटे को, लेकिन ताने की परवाह किए बिना शशांक सोनी का हाथ थामे नए सफर पर निकल पड़ा। लेकिन 15 दिन से इन दोनों की मोहब्बत में एक फ्रॉड का केस सामने आया है। पिता का आरोप है कि किन्नर से शादी के पीछे शशांक ने उनके खाते से 37 लाख रुपए उड़ा दिए। बेटा कह रहा है कि प्यार की कीमत तुम क्या जानो बाबू। 30 जुलाई को घर वाले आए, जबरदस्ती की। उसके बाद से काफ़ी सारी प्रॉब्लम आई पैसों को लेके। घर वालों का कहना यही है कि उसको छोड़ के हम सब पैसे भूल जाएंगे, जो भी किया हुआ सब कुछ हम भूल जाएंगे, घर को आ जाओ, बस उसको तुम बुला दो। किन पैसों की बात हो रही है जिसमें ये आपके पिता ने जो गमन का आरोप लगाया है? गमन का नहीं, हाँ, गमन का आरोप लगाया है। एफडी भी हमने काफ़ी सारी बनवाई, फर्जी एफडी, लेकिन वो वही पैसा हमने घर पे भी लगाया हुआ है। अच्छा। और कुछ पैसा हमने खाया भी है। एक रामलीला के दौरान औरैया में किन्नर सोनी और शशांक की मुलाकात हुई। जनवरी 2019 में दोनों ने शादी भी कर ली। औरैया में अपने रामलीला प्रोग्राम में आई थी जब मेरी इनसे मुलाकात हुई थी। मुलाकात हुई, काफ़ी दिन हुआ। उसके बाद में ये मुझे लेने जालौन गए। मैंने इनको लेने नहीं आए, ये मुझे लेने जालौन गए। मैंने पहले ही कहा था कि मैं किन्नर हूँ, मुझे कभी समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये मेरा अभिशाप है कि मैं किन्नर हूँ। ना मुझे समाज एक्सेप्ट करेगा, ना आपके घर परिवार वाले कोई मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर उन्होंने मुझसे यही कहा कि दुनिया को जीना नहीं है, मुझे आपके साथ जीना है। जब उन्होंने मुझे इतना विश्वास दिलाया, तब मैंने इनसे हीरागंज में शादी करी। शशांक का आरोप है कि सोनी से अलग होने के लिए पिता दबाव बना रहे हैं और इसीलिए ही 37 लाख के फ्रॉड का केस दर्ज करवाया है। हीरागंज से की है, कानपुर नौस्ता से, और हमने सोनी से की शादी। सोनी किन्नर से हमने शादी की। अच्छा, किन्नर से शादी करना पिताजी को नागवार गुजर रहा है। हाँ, इसके चलते 23 तारीख को पिताजी 15 लोगों के साथ घर पे आए, लड़ाई झगड़ा की। उनका एक ही कहना है कि हमको उनके पास दे दो और बस जो कुछ होगा, जितना पैसा लगा हुआ वो हम सोनी को दे दें। पिता के एफआईआर पर पुलिस ने सोनी और शशांक को गिरफ्तार कर लिया। किन्नर सोनी का कहना है कि पिता का आरोप बिल्कुल गलत है। शादी से ये पहले का मामला है। हमको तो जबरदस्ती ही बिठा ले,
क्योंकि मेरा कोई दोस्त नहीं, मेरा कोई कुछ नहीं। मैंने तो घर में पैसों के गमन का आरोप लगा है। हाँ, आरोप लगा है। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि वो मुझसे मिलने से 1.5 साल पहले की घटना है, और जो भी इतना पैसा थोड़ा नहीं होता है, तो उसका पूरा स्टेटमेंट भी तो निकल आया है। पिता के आरोपों की पुलिस जांच कर रही है। बेटा मान रहा है कि पिता के पैसे को उसने इधर उधर किया, लेकिन हर सजा के बाद भी वो सोनी के साथ ही रहना चाहता है। शादी करने के बाद हमने एक बच्चा भी अडॉप्ट किया, जिसको मैं पढ़ा रही हूँ। के स्कूल में उसका नाम भी लिखाया है। और इनके घर वाले 15 दिन पहले ये जो काम ये कर चुके हैं, वो 2 साल पहले का है, जब ये मुझे मिले भी नहीं थे। अभी इनको मुझे मिले 8 और 9 महीने हुए। किन्नर से शादी की चर्चा इन दिनों औरैया और कानपुर में खूब हो रही है, लेकिन 37 लाख के फ्रॉड के आरोप के बाद लोग हैरान हैं। कंट्रोल रूम के लिए औरैया से रवि, न्यूज़ 18। अपराध किस रूप में सामने आ जाए किसी को पता नहीं चलता। वो मासूम हो सकता है, वो लाचारी दिखाकर आपके दरवाजे तक पहुंच सकता है। उसके और भी कई रूप हो सकते हैं जिसे पहचानना बहुत मुश्किल होता है। नोएडा की कुलदीप कौर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो कातिलों को पहचान नहीं पाई और अपने घर में ही उन कातिलों को पनाह दे दी। नोएडा में महिला वकील की हत्या का खुलासा। 1 जुलाई को हुई हत्या का पर्दाफाश। पुलिस की गिरफ्त में कातिल। ये खबर उन लोगों को सावधान करती है जो अपने घरों में किराएदार, पेइंग गेस्ट, सर्वेंट या किसी और को रखते हैं। ये वारदात उन लोगों को सावधान करती है जो महिलाओं के चेहरे देखकर उनके शातिरपन को पहचान नहीं पाते। ये ऐसे चेहरे हैं जो मजबूरी का नाटक कर चंद दिनों में अपराध के रास्ते पैसा कमाना चाहते हैं। 1 जुलाई को नोएडा के सेक्टर 31 में जब दिल्ली हाईकोर्ट की महिला वकील कुलदीप कौर की हत्या हुई तो हाई प्रोफाइल सोसाइटी की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे। हत्या के बाद कुलदीप कौर के घर में लूटपाट हुई और फिर हत्यारे उनकी कार लेकर फरार हुए। अकेली रहती थी महिला, उसमें अकेली रहती थी। इनका जो सोने का सामान ये लोग ले गए थे, लूट के ले गए थे, वो बरामद हुआ है। जो गाड़ी घटना में प्रयुक्त हुई थी वो बरामद हुआ है। एक महिला वकील की हत्या से पुलिस की नींद उड़ गई, लेकिन हत्यारे पुलिस की पहुंच से काफी दूर चले गए थे। शुरुआत में कातिलों की जानकारी नहीं मिली, लेकिन जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी, हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आने लगी। पूरे 1 महीने के बाद पुलिस ने कुलदीप कौर हत्याकांड के गुनहगारों को गिरफ्तार कर लिया। और इनकी गिरफ्तारी के लिए इंस्पेक्टर 20 की टीम जो है वो काफी दिन तक उसने मशक्कत की और उसके बाद जाके ये ब्लाइंड मर्डर केस जो है वो वर्कआउट हुआ है। इसमें जो सोने का सामान है वो तो बहुत ज्यादा नहीं गया था, लेकिन एक ये सनसनीखेज ये घटना थी जिसमें जितना भी माल लुटा था और जो भी इसमें चीजें गई थी वो सब बरामद हो गई। कौन है ये और दिल्ली हाईकोर्ट में वकालत करने वाली कुलदीप कौर के घर में कैसे पहुंचे और हत्या से पहले उन्होंने कैसे जाल बिछाया? रीता, संजू शाही और कपिल उर्फ पंडित, इन सभी ने मिलकर साजिश का एक ऐसा जाल बिना कि कुलदीप कौर समझ ही नहीं पाई। उन्हें गहना पहनने का बहुत शौक था। 2-3 दिन की पहचान में ही उन्हें अपना पूरा घर दिखाया, जेवरों की प्रदर्शनी भी लगाई, यानी कि घर की एक-एक बात इन लोगों को बता दी। और शातिर कातिलों को एक ऐसी ही महिला की तलाश थी।
संजू शाही था, एक ये कपिल उर्फ पंडित करके लड़का ये मारने में था, और एक संजू शाही के साथ में जो लड़की थी जिसे अपनी पत्नी इंट्रोड्यूस इसने कराया था वो थे। 3 लोग थे मौके पे मारने वाले, और बाकी ये लोग बाकी जो थे इसमें योजना में थे। ये कुलदीप कौर की तस्वीर, गहनों से लदी हुई कुलदीप कौर अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती है। इन्हीं गहनों को देखकर पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये कातिल एक दिन खौफनाक प्लान बनाते हैं और नौकर के रूप में इनके घर में दाखिल हो जाते हैं। कुलदीप कौर अपने घर में अकेली रहती थी और उनके पड़ोस में रीता नाम की महिला नौकरी करती थी, साथ में पति भी रहता था। दोनों का अक्सर कुलदीप कौर के घर आना जाना लगा रहता था। इसी बीच रीता ने कुलदीप कौर के गहनों और पैसों की पेटी को रखते हुए देख लिया था, और उसी समय उसके मन में पाप ने जन्म लिया। 1 हफ्ता घर में केवल काम किया है इन्होंने, और 1 हफ्ते काम इसलिए किया है कि करीब 3 महीने पहले ये रीता नाम की जो लेडी है और इसके पति ये यहाँ पे काम करते थे, जो हत्या जिस लेडी की हुई है उनके घर में काम करते थे, और इनके हत्यारों के और इनके आपस में संबंध थे। ये जो रीता लेडी और इसका पति ललित है, तो इसी ने कह के इंट्रोड्यूस कराया और महिला अधिवक्ता के यहाँ पे जाके नौकरी की। साजिश के तहत रीता और उसके पति ने पड़ोस के घर में काम करना बंद कर दिया और फिर अपने दोस्तों को कुलदीप के यहाँ नौकरी पर लगा दिया। एक रीता नाम की लेडी है जो कि इनके पड़ोस में ही काम करती थी, वो भी नेपाल से बेसिकली की रहने वाली है। उसने जो ये जिन्होंने मर्डर किया था, हत्या जिन्होंने की थी, इन दोनों को संजू शाही नाम का इसमें एक अभियुक्त है, उसे ये घर दिखाया था। वो अपने साथ एक लेडी को लेके आया जिसे वो अपनी पत्नी कहता था, लेकिन उसकी पत्नी नहीं थी। दोनों ने अपने दोस्तों को बताया कि कुलदीप कौर गहनों की शौकीन है, उनके यहाँ बहुत पैसे भी हैं। 1 जुलाई से 1 हफ्ते से पहले ये सारा खेल खेला गया। नए नौकरों के सामने भी कुलदीप कौर ने अपना रुतबा दिखाया, साथ ही गहने कहाँ रखती थी ये भी बता दिया। ये दोनों ने आके महिला अधिवक्ता को अपने आप को इंट्रोड्यूस किया पति पत्नी के रूप में, और करीब 1 हफ्ता इन्होंने रैकी की पूरे घर की, और उसके बाद हत्या की। और 1 हफ्ते के बीच में इन्होंने सब पता कर लिया कि कहाँ पे ये अपना कीमती सामान रखते हैं, पैसा रखते हैं। चेकबुक वगैरह भी ये लोग लेके गए थे। जून के आखिरी हफ्ते में घर का काम करने आई नौकरानी और उसके दोस्त ने अपने साथियों के साथ मिलकर 1 जुलाई को बेरहमी से कुलदीप कौर की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद लूट का सामान उन्हीं की गाड़ी में लेकर फरार हुए। जो महिला अधिवक्ता की गाड़ी थी वो भी अपने साथ ही ले गए थे, जो बाद में थाना इकोटेक 3 क्षेत्र में बरामद हो गई थी। एक कार जो अभियुक्त पक्ष की है जिससे ये लोग आए थे वो भी बरामद हुई है। ये गिरोह न सिर्फ घर में नौकर बनकर लूटपाट करता था, बल्कि पुलिस की जांच में पता चला है ये सभी सेक्स रैकेट में भी शामिल हैं और हरियाणा तक इनका जाल है। ये भी संज्ञान में आया कि जो ये अभियुक्त पक्ष है जिन्होंने हत्या की है, ये बड़े पैमाने पे प्रोस्टिट्यूशन में लिप्त हैं। कई शहरों में, हरियाणा के शहरों में इनका प्रोस्टिट्यूशन में ये काफ़ी समय से लिप्त हैं, और अलग अलग होटल्स में उस तरीके के लड़कियों को ये लोग सप्लाई करते हैं। ये भी संज्ञान में आया। पुलिस ने 1 महीने की पड़ताल के बाद कातिलों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, लेकिन ये खबर हमें सचेत करती है कि किसी को घर के अंदर दाखिल करने से पहले पूरी तरह से उसकी जांच कर ले और पुलिस को भी उसके बारे में पहले से ही जानकारी दे दे, वरना ऐसे अपराधी आपका भी नुकसान कर सकते हैं। कंट्रोल रूम के लिए नोएडा से कुणाल, न्यूज़ 18। और कंट्रोल रूम में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का।
अपराधी न सिर्फ बाहर बल्कि जेल के अंदर भी अपना साम्राज्य बनाना चाहते हैं। जेल चाहे उत्तर प्रदेश की हो या फिर उत्तराखंड की, हर जगह यही आलम है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और समझाते हैं कि कैसे अपराधी जेल के अंदर भी अपना खेल जारी रखते हैं। उत्तर प्रदेश के बदमाश उत्तराखंड की जेल। जेल से चल रहा बदमाशी का खेल। बदमाश अंदर बैठे ही करवा रहे हत्याएं। जेल से चला रहे अपनी अपनी गैंग। कहने भर के लिए जेलें अब सजा भुगतने का जरिया रह गई हैं, क्योंकि मौजूदा दौर में बढ़ती जा रही जेल प्रशासन की लापरवाही कुख्यात बदमाशों को और मजबूत होने का माध्यम साबित हो रही है। बदमाश जेल के अंदर बैठे बैठे ही बाहर किसी की भी हत्या करवाने के लिए भी पूरी तरह से आजाद हैं। फोन के सहारे बदमाश जेल में बैठकर दहशत कायम कर रहे हैं और पुलिस मूक दर्शक बनी खड़ी है। उत्तर प्रदेश के कुछ बदमाश यहाँ स्थानीय उत्तराखंड की जेलों में बंद हैं तथा उत्तर प्रदेश के कुछ बदमाशों से उनका संपर्क है। वो काफ़ी अरसे से स्थानीय कारोबारियों और चिकित्सकों से फिरौती मांग रहे हैं और उनमें दहशत का माहौल पैदा कर रहे हैं। उत्तराखंड की जेलों में यूपी के कई नामी बदमाश सजा काट रहे हैं। यूपी में अपराध की जड़ें फैला चुके इन अपराधियों की नजर अब उत्तराखंड पर जा टिकी है। कई नामी बदमाश उत्तराखंड में अपनी दहशत बनाना चाहते हैं, इसलिए वो जेल में गैंग चलाकर फिरौती, लूट और हत्याएं जैसी संगीन वारदात को अंजाम दे रहे हैं। देखिए, किसी भी बदमाश का संबंध यहाँ के लोकल आदमियों से होता है तभी इस किस्म की हरकत होती है। किसी ना किसी स्तर पर यहाँ के लोकल आदमियों से संबंध जरूर है, तभी में लोग यहाँ आते हैं, घटना करते हैं और चले जाते हैं। अगर अपराधियों के बीच कोई आने की कोशिश करता है तो उसे रास्ते से हटाने में भी बदमाश नहीं कतरा रहे। दहशत फैलाने का ये खौफ सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, उत्तर प्रदेश की जेलों में भी जारी है। बदमाश सुनील राठी को एक जेलर ने रोकने की कोशिश की तो सुनील ने 12 सितंबर 2011 को रुड़की जेल के बाहर जेलर नरेंद्र खप्पा की हत्या कर दी थी। वहीं 5 अगस्त 2014 को रुड़की जेल में हुआ गैंगवार भी इसी की शह पर हुआ था। यूपी की जेल में बंद रहते हुए सुनील राठी ने रुड़की के डॉक्टर एनडी अरोड़ा से 50 लाख की रंगदारी मांगी थी। बागपत जेल में सजा काटने के दौरान सुनील राठी ने उत्तराखंड में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए कई वारदात को अंजाम दिया। हालांकि मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद सुनील राठी को दिल्ली तिहाड़ जेल शिफ्ट किया गया, मगर जेल से खौफ फैलाने की कोशिश अभी भी थमी नहीं। रुड़की, चमोली जैसे शहरों में बंद अपराधियों की जेल के बाहर तूती बोल रही है। जेलों में बंद चीनू पंडित, प्रवीण बाल्मीकि, संजीव जीवा जैसे बदमाश उत्तराखंड में कई वारदात करवा चुके हैं। चमोली जेल में बंद प्रवीण बाल्मीकि पर 25 जनवरी 2016 को सफाई नायक की हत्या करवाने का आरोप है। संजीव जीवा पर 6 मार्च 2017 को हरिद्वार में कंबल व्यापारी की हत्या का आरोप है। सहारनपुर के बदमाश देवपाल राणा की 20 नवंबर 2017 रामनगर कोर्ट में गोली मारकर हत्या करवा दी गई। यूपी उत्तराखंड में हुई वारदातों से जाहिर होता है कि दोनों राज्यों के बदमाशों में वर्चस्व की लड़ाई जारी है, तो वहीं यूपी के बदमाश उत्तराखंड में अपने पैर जमाना चाहते हैं। देखिए, ये जो रुड़की एरिया है ये मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और यूपी के जनपदों से मिलता है और क्रिमिनल होता है तो वो अमूमन कभी ऐसा करते हैं कि इधर क्राइम किया, दूसरे स्टेट चले गए, उधर क्राइम किया, यूपी क्राइम किया, उत्तराखंड आ गए, इस टाइप का चलता है। यूपी से सटे होने के चलते रुड़की शहर ऐसे बदमाशों का आसान टारगेट होता है। जेल में बंद अपराधी का आदेश गुर्गों को फोन पर मिलता है, लिहाजा घटना को अंजाम देकर गुर्गे आसानी से दूसरे राज्य में फरार हो जाते हैं। पुलिस का कहना है कि समय समय पर अभियान चलाकर ऐसे बदमाशों पर शिकंजा कसा जाता है। अगर कहीं ऐसे बदमाश सक्रिय हैं जो जेल में बैठे बैठे बाहर गैंग चला रहे हैं तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। कंट्रोल रूम के लिए रुड़की से मनोज जुयाल की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दोनों की दोस्ती बचपन से थी। एक दोस्त बीएसएफ से रिटायरमेंट लेकर गांव में रहने लगा और दूसरा दोस्त पहले से ही गांव में रहता था। रोजाना दोनों का मिलना जुलना था। 27 जुलाई के दिन भी दोनों मिले और ये मुलाकात उनकी आखिरी मुलाकात बन गई। लेकिन इस मुलाकात में ऐसा क्या हुआ जिसने इसे आखिरी बना दिया, देखिए जरा।
पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस शख्स पर बचपन के दोस्त और बीएसएफ के पूर्व सिपाही अवधेश की हत्या का आरोप है। पुलिस के मुताबिक जिस अवधेश के साथ आरोपी सम्मी ने अपना बचपन बिताया, आखिर में उसी ने पूर्व सिपाही को मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, किसी को उस पर हत्या का शक न जाए, इसके लिए बकायदा आरोपी वारदात के अगले ही दिन जल लेने चला गया। अपने आप को इस चीज़ से अलग करने के लिए, घटना से अपने आप नाम हटाने के लिए, इस तथ्य को छिपाने के लिए ये अगले दिन कांवड़ जल लेने भी चला गया, ताकि किसी को इस पर शक न हो। अगर आरोपी हत्या के बाद जल लेने चला गया तो फिर पुलिस उस तक पहुंची कैसे? और सबसे बड़ा सवाल, दोस्त अवधेश को क्यों आरोपी ने मौत के घाट उतारा? इन सवालों के जवाब आपको आगे बताएंगे। उसके पहले बताते हैं, आखिर एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को क्यों और कैसे मारा। और इस घटना में जो मुख्य अभियुक्त है वो शमी करके, उसने ये चीज़ बताई कि उसने ये सारी घटना को अंजाम दिया है। पुलिस के मुताबिक अवधेश और समी का रोजाना का उठना बैठना था। दोनों एक साथ शराब भी पीते थे। 27 जुलाई को भी दोनों ने काफी शराब पी हुई थी। तो कंट्रोल रूम में आज बस इतना ही।